हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहासनामा। देखिए, हमने कई बार सुना था कि खेला हो गया। आज मेरे साथ खेला हो गया है। क्या खेला हो गया कि देखिए, मैंने आधा लेक्चर पढ़ा दिया है और कैमरा ऑन नहीं किया था। ठीक है, तो आज वाकई मेरे साथ खेला हो गया है। देखिए, करीबन आधा घंटा से मैं पढ़ा रहा हूँ और पता चला कि जब देखा तो कैमरा ऑन नहीं था। फिर से स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर इसी जोशो खरोश के साथ। ठीक है, चलिए फिर से लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि देखिए, हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। उसमें हमने आप लोगों को पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में ब्रीफली बताया, उनके बारे में। फिर हमने ये भी बताया कि उसका डिक्लाइन कैसे हुआ। चलिए, तो जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है और उनके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक नए सिविलाइजेशन का इमरजेंस होता है। ठीक है, तो उन नए सिविलाइजेशन को हम जो है वैदिक पीरियड के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, ठीक। दरअसल देखिए, ये वैदिक पीरियड आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। जो हम लोग एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर के बारे में जो पढ़ रहे हैं, किंग्स, फार्मर एंड टाउन, तो इनमें जो है कि इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं दिया गया है। लेकिन हम लोग जो है कुछ बैकग्राउंड को भी जो है समझने के लिए देख लेंगे और उनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैदिक पीरियड है क्या। देखिए, वैदिक पीरियड जो है, इस पीरियड को 500 बीसी से 1500 बीसी के करीब करीब माना जाता है। ठीक, 500 बीसी से लेकर 1500 बीसी के करीब करीब माना जाता है। और इस पीरियड को दो भागों में भी डिवाइड किया गया है। एक है ऋग्वैदिक पीरियड और एक है लेटर वैदिक पीरियड। ठीक, ये आपका 500 बीसी से जो है 1000 बीसी के करीब है, और ये आपका 1000 बीसी से करीब 500 बीसी, 500 1500 बीसी के करीब है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक पीरियड में ही जो है इंडिया में एक नए सिविलाइजेशन का जो इमरजेंस होता है। ठीक है, उनमें जो सोसाइटी होता है वो सोसाइटी 4 वर्णों में डिवाइडेड होता है। अच्छा, ये लोग कौन होते हैं? इन लोगों को हम आर्यंस कहते हैं। और कई हिस्टोरियन का अलग अलग मानना है। ठीक है, कई हिस्टोरियन का ये मानना है कि ये आर्यंस इंडिया के नहीं हैं। ये जो है, ये आर्यंस बाहर से आए हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये आर्यंस जो है आपका कहाँ से आए हैं? आर्कटिक रीजन से आए हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ ऐसे हिस्टोरियन है जिसका मानना ये है कि ये आर्यंस बैक्टीरिया से आए हैं। कुछ लोग का मानना ये है कि ये यूरोप से आए हैं। तो आर्यंस के जो अब जब यहाँ आए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आए, तो आने के बाद इनके जो सोसाइटी है ये 4 वर्णों में डिवाइड हो गया। जो सोसाइटी था 4 वर्णों में डिवाइडेड था। एक था ब्राह्मण, ठीक, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और चौथा शूद्र। ठीक, और इन लोगों का जो काम था वो क्या था? ब्राह्मण का काम था, ये प्रीस्ट क्लास था, पूजा पाठ करना, है ना। ये रूलिंग क्लास था, रूल करना। और वैश्य ट्रेडिंग क्लास था, ट्रेड करना, मतलब व्यापार करना। ठीक है, और चौथा था, ये इन सब लोगों के लिए काम करता था जिसे हम वर्किंग क्लास कहते हैं। ठीक है, वर्किंग। चलिए, उनके बाद देखिए, जब कभी भी समाज में डिवीज़न आएगा तो एक जो ऊंचा तबका है, जो एलिट क्लास है, वो
नीचे तबके के लोगों को, जो लोअर क्लास है, उन पे हुकूमत जमाने की कोशिश करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से ब्रिटिश आया, हिंदुस्तान आया, और ब्रिटिश ने हम हिंदुस्तानियों पे अपना जुल्म ढाना शुरू कर दिया। तो उस ज़माने में भी देखिए, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, गांधी, महात्मा गांधी जैसे लोग, है ना, अम्बेडकर जैसे लोग अपना आवाज़ बुलंद किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ा, और वो अंग्रेजी गोरी सरकार को यहाँ से मार भगाया, और फिर हम लोगों को इस गुलामी से आज़ाद करवा दिया। तो इसी तरह से हर ज़माने में ऐसा रहा है, हर युग में रहा है, और हर एक क्षेत्र में रहा है जहाँ भी किसी भी कम्युनिटी के द्वारा, किसी भी समुदाय के द्वारा, किसी भी लोगों के द्वारा नीचे तबके के लोगों पर या किसी भी लोगों पे जुल्म किया गया हो, तो वहाँ पे जो है आवाज़ें कोई न कोई जरूर उठाती है। इसी तरह से जब समाज का, वैदिक पीरियड में समाज का जब डिवीज़न होता है, और जो है कि शूद्र पे और दासाज हैं, दासाज को देखिए, ये कुछ लोगों का मानना ये है कि दासाज वो थे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद कुछ लोग जो बच गए थे, उनको दास कहते थे, ठीक है। तो इन लोगों पर जो है जब जुल्म हो रहा था, तो उनमें काफ़ी लोगों ने अपना आवाज़ बुलंद किया, जिनमें दो लोगों का नाम बहुत ही विकलित है, बहुत ही प्रोमिनेंट लोग हैं, और वो दो लोग हैं, पहले हैं महात्मा बुद्ध और दूसरा है महावीर। एक है महात्मा बुद्ध, है ना, और दूसरे हैं महावीर। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु में होता है, ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में, ठीक। और वो फिर वहाँ से बोध गया आते हैं, जो निर्वाणा प्राप्त करने के लिए, इनलाइटमेंट प्राप्त करने के लिए। फिर इनलाइटमेंट लेकर, जो शिक्षा लेकर अपना जो है वहाँ पर वो ध्यान लगाते हैं, और जब उन्हें शिक्षा प्राप्त हो जाती है, तो होने के बाद वो फिर जाके समाज में जो है इक्वलिटी लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से महावीर भी है। महावीर का जन्म वैशाली में हुआ है। आज के उनका हेडक्वार्टर आज जो है हाजीपुर है, और महावीर का जन्म वैशाली में हुआ है, ठीक है, जो बिहार में है, ठीक है, और पावापुर में इनका मृत्यु होता है। ये दोनों लोगों का जो धर्म है ना, वो धर्म है महात्मा बुद्ध का जो धर्म के मानने वाले जो हैं, उसे हम बुद्धिस्ट कहते हैं, ठीक, बुद्धिज्म है। बुद्धि उसके मानने वाले को हम बुद्धिस्ट कहते हैं, और धर्म का नाम जो बुद्धिज्म है। इसी तरह से महावीर के मानने वालों को हम लोग जैन कहते हैं, ठीक है, और इनके जो धर्म है उसे हम जैनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो उस जमाने में समाज के बुराई के प्रति जो है अपना आवाज़ बुलंद किया, और समाज में इक्वलिटी लाने की पूरी कोशिश की, है ना, और कई हद तक इक्वलिटी लेकर आए, ठीक। चलिए, फिर इनके बाद हमने जैसे क्षत्रिय की बात की, तो क्षत्रिय मतलब ये है कि वो रूलिंग क्लास है, वो रूल कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, किसी एरिया पे क्या हो, तो रूल कर रहे होंगे। तो जब जिस एरिया में रूल कर रहे होंगे, ठीक है, अब उस एरिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। इसे मिटा दे रहे हैं, तो जो रूलिंग क्लास थे, जो रूल कर रहे थे, वो सबसे बेसिक यूनिट एरिया जो था, जो सबसे बेसिक एरिया जो था, उसे हम कुल कहते थे, ठीक है, उसे हम कुल कहते हैं, ठीक है। जैसे आज का गली मोहल्ला, वार्ड नंबर, है ना, वार्ड होता है ना, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, ठीक है, आज के दौर का वार्ड एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें अपने ही खानदान के ज़्यादातर लोग रहते हैं। कोई वार्ड कमिश्नर के लिए इलेक्शन नॉमिनेट होता है, और अपने लोगों को चुन के हम जो है वार्ड मेंबर बना देते हैं, ठीक है। वैसे
और देख लीजिए, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जैसे आज के ज़माने का वार्ड इसी तरह से उस ज़माने में कुल कहलाता था। ठीक है, उसके बाद हम जो इनसे कई कुल मिलाकर ग्राम बनता था। ठीक है, ग्राम जैसे आज के दौर पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटीज और जो है पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, इस तरह से। ठीक है, और इनके जो रूलर होते थे, इस रूलर को हम कहते थे, इसके जो लीडर होता था, रूलर होता था, उसको हम ग्रामीण कहते थे, ग्रामीण मुखिया जी। ठीक है, इसी तरह से कई ग्राम मिलकर एक जो है विशु विशु कहलाता था। ठीक है, कई ग्राम मिलकर जो है विशु कहलाता था, और उस विशु को हम कहते थे क्या कहते थे? विशु ही कहते थे। उसके लीडर को हम लोग विश्वपति कहते थे, विश्वपति। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसी पे, जो ऋग्वेदा पीरियड में जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है उसी पे बिल्कुल आधारित है। जिस तरह से कुला, ग्रामा, विशु और कई विशु मिलकर, ठीक है, जन कहलाता था। जन, है ना, कई विशु मिलकर क्या होता था? जन कहलाता था। और इनके जो लीडर हुआ करता था, उस लीडर को हम कहते थे राजन। ठीक है, उस लीडर को क्या कहते थे हम लोग? राजन। राजन मतलब राजा। ठीक है, हम उसे राजा कहते थे। ठीक, तो हुआ ऐसा कि उस जमाने में भी कई सारे जन उभर के आया। कई सारे ऐसे जो मतलब देखिए, जब रूलिंग क्लास होगा तो किसी एरिया पे रूल करेगा, तो जैसे वो जन पे रूलिंग कर रहा होगा, तो कई ऐसे एरिया का इमरजेंस हुआ। ठीक है, जो जन कहलाया, जिसमें हम तो बताते हैं कि एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी में लगभग 6 जन का बहुत ही ज़्यादा जिक्र किया गया है। ठीक है, तो उसमें आपका वज्जी, मगध, है ना। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड आप रुक जाए। ठीक है, ठीक है, आप देख लीजिएगा वो एक बार। इसमें है वज्जी, ठीक है, मगध, ठीक, इस तरह से 6 ऐसे जन का जिक्र है। अब कुछ जन जो है मिलके, सॉरी, ये वज्जी, मगध ये सब चीजें, इसमें से कुछ जन जो है मिलकर महाजनपद बनता था। महाजनपद। ठीक है, और ऋग्वेदा में ऐसे 16 महाजनपद का जिक्र है। जो ऋग्वेदा एक एपिक है, एक महाकाव्य है। ठीक है, उनमें सबसे पुराना, वर्ल्ड का सबसे पुराना जो एपिक है वो क्या है? ऋग्वेदा। ठीक, तो उसमें जो जिक्र किया गया है, उसमें किनका जिक्र किया गया है? महाजनपदास का, और उनमें 16 महाजनपदास के बारे में जिक्र है। तो हम लोग 16 महाजनपदास तो नहीं, जो एनसीईआरटी में 6 महाजनपदास है उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और उनके जो लीडर हैं उनके लीडर के बारे में एक बार। ठीक है, तो हम चलते हैं। देखिए, पहला तो वज्दी है। ठीक, दूसरा मगध। ठीक है, तीसरा कौसाला। ठीक है, कौसाला। चौथा कुरु। पांचवा पंचाला। और छठा कुरु, पंचाला, और जो है अवंती। ठीक है,
अवंती पंचाला का, ठीक है। और एक और लिख लीजिए वैसे 1716 में, ठीक है, एक गंधारा को भी लिख। तो ये 16 महाजनपदास है, मतलब इसमें मैंने पूरा लिखा नहीं, साथ ही लिखा है। तो जो ऋग्वेदा में जिक्र है 16 महाजनपदास का, है ना, महाजनपद, महाजनपद, ठीक है, महाजनपद का जो जिक्र है, ठीक, उनमें से ये 7 महाजनपद। तो इनके अलग अलग अपने वक्त में जो है इनका राजा रहा है, इनके लीडर रहा है, और इन सब में कुछ ऐसे महाजनपद रहा है, ठीक है, जो इनमें से 16 महाजनपदास में कुछ ऐसे महाजनपद है जो खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और कुछ महाजनपद को जैसे मगध, है ना, और कुरु जैसे क्षेत्र जो है के राजा जो है उसे जीत कर अपने में सम्मिलित कर लिया। तो ऐसे में फिर जो है जाके बस 4 महाजनपद जो है बच जाता है, जिसमें आपका मगध है, ठीक है, अवंती है, और वो क्या नाम है कि वत्सा है, अब कौसाला है। 4 ऐसे महाजनपद बच जाता है जिसमें मगध है, ठीक है, अवंती है, ठीक है, और उसके बाद आपका वत्सा है, ठीक है, और जो है आपका कौसाला है, ठीक है। ये 4 महाजनपद जो है आपस बाद में जो है कि रहता है। इनमें से 16 में से जो है ये कुछ ऐसे हैं जो जैसे मगध के कुछ राजा हैं, उसने क्या किया, वो जी को जीत लिया और अपने में सम्मिलित कर लिया। जैसे कौसाला का है तो उसने पूर्व पंचाला को जीत लिया, अपने में सम्मिलित कर लिया। इस तरह से जो है फिर 4 ही ऐसे महाजनपद बचता है, ठीक है। और इन सब में सबसे पहले जो इमर्ज होता है वो होता है मगध, ठीक है। इन सब में जो सबसे प्रोमिनेंट एरिया है वो है मगध। मगध में सबसे पहले डायनेस्टी की शुरुआत होती है, सल्तनत की शुरुआत होती है, जिसमें क्या है, हरियाणा डायनेस्टी नाम का एक डायनेस्टी की शुरुआत होती है, जिनका नींव कौन रखता है, बिंबिसार, है ना। जब मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल एरिया हो जाता है तो उसमें एक डायनेस्टी की शुरुआत होती है, हरियाणा डायनेस्टी, जिसकी शुरुआत करता है बिंबिसार। देखिए अभी तक आपके 12th क्लास का जो NCERT है उनमें जो दिया गया है उनके बारे में अभी तक जिक्र हुआ नहीं है, बस अभी बैकग्राउंड ही चल रहा है, ठीक है। तो एकदम थोड़ा सा सब्र बना के रखना है। आप कहेंगे कि सर पहला टॉपिक तो प्रिंसिप और पियादसी है, लेकिन उसको वो तो पढ़ाएगी, ठीक है, तो वो भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल एकदम सब्र बनाए रखें। सबसे पहले उनका थोड़ा सा ब्रीफली हम आपको बैकग्राउंड बता दे रहे हैं, ठीक है। हरियाणा का डायनेस्टी का शुरुआत हुआ सबसे पहले मगध में हुआ, और उनका जो नींव रखने वाला व्यक्ति था, जो राजा था, जो किंग था, वो उसका नाम था बिंबिसार, ठीक है। वो कहीं का भी इसी तरह से इसी मगध में, ठीक है, इसी मगध में एक ऐसे किंग का जन्म होता है, एक ऐसे प्रोमिनेंट लीडर का जन्म होता है जिसका नाम होता है अशोका। अशोका मौर्य डायनेस्टी का होता है, ठीक है। अशोका जो है मौर्य डायनेस्टी का होता है। देखिए तुरंत नहीं आ जाता, हरियाणा डायनेस्टी के बाद फिर नंदा डायनेस्टी आता है, नंदा डायनेस्टी के बाद जो है नंदा डायनेस्टी के बाद जो है अशोक मौर्य डायनेस्टी आता है, और मौर्य डायनेस्टी के तुरंत बाद अशोका का जन्म नहीं होता, या अशोका इसका नींव नहीं होता है।
मौर्य डायनेस्टी का जो नींव रखता है वो उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो टीचर होता है, जो गुरु होता है, उसका नाम है कौटिल्य या चाणक्य, है ना, ठीक। जिसने अर्थशास्त्र का, जो अर्थशास्त्र एक उस जमाने की सबसे एडमिनिस्ट्रेटिव जो समझाने वाली जो बुक है उसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसका रचयिता है चाणक्य, ठीक है। तो वो उन्हीं के मदद से मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। उनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अजातशत्रु आते हैं। अजातशत्रु का बेटा होता है अशोका। अशोका अब यहाँ पे आते हैं हम अपने एनसीईआरटी। अब यहाँ से हम ये पता करते हैं, अब जो हमारा पहला टॉपिक है एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर का, उस पर होता ये है कि अशोका के बारे में हमें पता कहाँ से चला, या बिंबिसार या मगध डायनेस्टी के बारे में पता कैसे चला, ठीक है। तो पता ऐसे चला कि जब आप एनसीईआरटी के सबसे पहले सेकंड चैप्टर के सबसे पहला टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें नाम दिया गया है, टॉपिक का नाम है प्रिंस एंड पियादसी, ठीक है। और उसमें जो ये प्रिंसिप साहब हैं, ये कौन है? ये एक अंग्रेज हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, और बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इससे एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। इंस्क्रिप्शन उसे कहते हैं जब किसी पत्थर पे या पुराने जो है किसी जैसे छाल पे लिखा हो, ठीक है, या ऐसे जैसे रॉक वगैरह इन सब पे लिखा हुआ होता है, उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो एक इंस्क्रिप्शन मिला, इंस्क्रिप्शन जो मिला, तो उस इंस्क्रिप्शन को ये प्रिंसिप भाई साहब ने क्या किया, पढ़ा। वो खगोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। फिर इसने अपने जो है इस पर रिसर्च करके उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ा और उसमें ये देखा कि एक राजा का जिक्र है जिसका नाम है पियादसी। और ये पियादसी है कौन? तो ये पियादसी है अशोक, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ब्राह्मी और खगोष्ठी जो 2 इंस्क्रिप्शन है उसे जो पढ़े हैं ये प्रिंसिप भाई साहब, इनके जरिए से ही हमें अशोका के बारे में पता चला। चलिए, एक बात ये रही। और दूसरी बात ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे, उनका जो गुरु था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने अर्थशास्त्र लिखा। उनमें भी नंद डायनेस्टी और हरियाणा का डायनेस्टी और जो मौर्यन डायनेस्टी, इन सब का जिक्र है, ठीक है। उनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के ही काल में, ठीक है, मेगास्थनीज नाम के एक जो है आप कह सकते हैं एम्बेसडर रहते थे, उसने भी इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी। उस इंडिका में भी मौर्यन डायनेस्टी का जिक्र है। तो हमें इन सब रिसोर्सेज से अशोका और मगध के बारे में पता लगता है। मगध की राजधानी उस वक्त राजगीर थी, है ना, आज के जमाने का राजगीर, राजा ग्रह, आज के जमाने का राजगीर। ये राजगीर है कहाँ? ये राजगीर बिहार में, ठीक है, ये राजगीर बिहार में है। और अभी आपने देखा होगा शीशे का पुल बना है, नीतीश कुमार एकदम उस पर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है। मैं भी गया था वहाँ पे, अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है और वाइल्ड लाइफ टाइगर सफारी भी बना है, ठीक है। बीपीएससी का अगर कोई बच्चा हुआ तो उन्हें ये काम आ जाएगा। राजगीर में जो है अभी शीशे का पुल बना है और टाइगर सफारी बना है। मैं गया था, बहुत अच्छा एरिया, बहुत ज़बरदस्त, पूरा एकदम पहाड़ों पे। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो बीपीएससी पास करके जो बच्चे जो पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, वहाँ पे राजगीर में ही जो है क्या
ट्रेनिंग सेंटर है। और इत्तेफाकन से राजगीर जो है नालंदा जिला में पड़ता है, और नालंदा जिला में जो है अभी बहुत ही ज़बरदस्त नालंदा यूनिवर्सिटी बन रही है, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। तो उस यूनिवर्सिटी को सब फिर से जो है बनाया जा रहा है नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से, तो बहुत ज़बरदस्त बनाया जा रहा है, ठीक है। तो वो मगध का जो है ये कैपिटल हुआ करता था, राजागृह। राजागृह मतलब जहाँ पर राजा का घर हो, हाउस ऑफ द किंग, ठीक है। तो ये जो राजागृह है, जो आज के नाम से आज जो है जिसे हम राजगीर के नाम से जानते हैं, बिहार में है, और इनका कैपिटल था, मगध का कैपिटल था, ठीक है। और ये क्यों था? क्योंकि राजगीर जो है चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है। जब अभी भी जाएंगे बहुत खूबसूरत जगह है, चारों तरफ से एकदम माउंटेन से घिरा हुआ है। अभी भी कई सारे विहार मिलेंगे उसके बाद, ठीक है। और जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में हमने आपको बताया है, ठीक है। वहाँ पे महात्मा बुद्ध के बहुत सारे ऐसे रिसोर्स वगैरह है, ठीक है, और विहार है, वो सब सारा मिल जाएगा आपको। तो जब मौका मिले तो जाइए एक बार राजगीर के शीशे वाला पुल पे बैठिए और चाइना का मजा लीजिए, बैठ के नहीं खड़े होइए और चाइना का मजा लीजिए, ठीक। तो पियादसी और प्रिंसिप के बारे में हमने बता दिया, और जो सेकंड टॉपिक है वो हमने पहले आपको पढ़ा दिया 16 महाजनपदास के नाम से, ठीक है। तो जो सबसे अर्लीस्ट स्टेट है वो 16 महाजनपदास में सबसे पहले मगध है, ठीक है। आज की जो लेक्चर है हम यहाँ जो है ख़त्म करते हैं, और फिर आगे जो है हम कंटिन्यू करेंगे।